आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम फूड चेन। ओके, इन इकोसिस्टम फूड चेन बेसिकली in ecosystem food chain we first describe about what is ecosystem, and in this lecture we conclude about ecosystem food chain and energy flow. Okay, now first is what is ecosystem. Okay, बेसिकली सिस्टम होता क्या है, जो कोई एक इंडिपेंडेंट काम करे, जो कुछ भी हमें आउटपुट दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर रेगुलर इंटरेक्शन और कई सारे कंपोनेंट मिलके एक चीज फॉर्म करते हैं, एक फंक्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इको मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक कम्युनिटी और फिजिकल एनवायरनमेंट ट्रीट टुगेदर एज ए फंक्शनल सिस्टम, जिसके अंदर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे मान लो एयर हो गई, वाटर हो गया, सोइल हो गई, ठीक है, इनकी और जो हमारी कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, वो एक साथ मिलके एक फंक्शन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर बेटा जो टर्म दी थी, सबसे पहले जो टर्म दी थी वो हमारी दी थी किसने, वो हमारी दी थी टेंसले ने। टेंसले ने ये टर्म कब दी थी, इकोसिस्टम की 1935 में, और उसने क्या कहा था कि ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। इकोसिस्टम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, जो कि क्या है, एक फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, फिजिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ क्या है, एक इंटरेक्शन है। ये बेसिकली क्या हो सकता है, एक स्मॉल जो इकोसिस्टम होता है वो एक स्मॉल थिंग से लेके लार्ज थिंग तक हो सकता है। जैसे मान लो स्मॉल वाटर जो ड्रॉप होती है उससे लेके एक लेक और एक फॉरेस्ट तक एक इकोसिस्टम हो सकता है। उसके बाद बेटा जो एक इकोसिस्टम होता है वो मैन मेड का भी हो सकता है। मैन मेड में कौन से आते हैं बेटा, मैन मेड में आता है आपका एक्वेरियम। जो एक्वेरियम जो घर पे जो फिश वगैरह रखते हैं वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है, उसके अंदर भी लाइफ चलती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है। अब बेटा बात आती है कि जो ये फील्ड होती है जहाँ पे खेती की जाती है, क्या ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है? तो बेटा यस, जो ये फील्ड होती है ये भी एक मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो काफी जो मैनी इकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो ये पूरा वर्ल्ड है ये किसके अंदर काउंट किया जाता है, एक तरीके का इकोसिस्टम ही होता है। लेकिन फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है किसके अंदर, कई इकोसिस्टम के अंदर, जैसे फॉरेस्ट के अंदर, एक्वेटिक के अंदर, ग्रासलैंड के अंदर, डेजर्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एबायोटिक थिंग्स और एक बायोटिक थिंग्स। एबायोटिक थिंग्स कौन सी होती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, और एबायोटिक कौन सी होगी, नॉन लिविंग थिंग, और एक होता है बेटा बायोटिक थिंग। बायोटिक में कौन सी आएंगी बेटा, कौन सी, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एक एबायोटिक थिंग्स और एक बायोटिक थिंग्स, इनके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरेक्शन होती है। इसी के साथ बेटा एनसीईआरटी में आपको एक वर्ड और दिया था, हैबिटेट और निके। तो बेटा इनके बीच में आपको डिफरेंस बता दूं, जो हैबिटेट होती है बेटा वो होता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। निके होती है कि मैं कहाँ पे जाके काम करता हूँ, मेरा वर्क प्लेस क्या है। जैसे मान लो अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरा जो वर्क प्लेस है वो है हिसार। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जहां पे हम पर्टिकुलरली रहते हैं वो तो हमारा क्या है, हैबिटेट है। लेकिन अगर मान लो मैं वहां पे जॉब करता हूँ, मेरी पोस्टिंग अभी हिसार में है, तो वो मेरा क्या है, एक निके है, जहां पे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फंक्शन करता है, वो उसका क्या होता है, एक निके होती है। इसी में बेटा एनसीईआरटी के अंदर बेटा आपको एक वर्ड दिया था, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या वर्ड दिया था, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम डिफरेंट स्पीसीज को
डिफरेंट लेवल पे, जैसे मान लो एक स्मॉल प्लांट है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बड़ा प्लांट है, उसके बाद काफी बड़ा प्लांट है, ठीक है, तो मतलब स्मॉल, उससे बड़ा और उससे बड़ा, अगर हम किसी भी चीज को एक लेवल के हिसाब से रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन होता है जैसे फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे पहले हर्ब्स होती है, शर्ब भी होती है और ट्री भी होते हैं, तो हम अगर उनको एक पर्टिकुलर लेवल में लगाएं, पहले हर्ब्स, फिर शर्ब और फिर ट्री, तो वो क्या है बेटा, एक तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी डिफरेंट स्पीसीज का जो कि डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है बेटा, वो स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो एक इकोसिस्टम होता है वो काफी माइक्रो से लेके एक मैक्रो सिस्टम तक हो सकता है। माइक्रो में आपके कौन कौन से आते हैं, एक मान लो वाटर की ड्रॉप है, अगर उसमें भी अगर लाइफ है तो वो भी क्या होता है, एक माइक्रो इकोसिस्टम है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास कि जो इकोसिस्टम होता है इसके अंदर बेसिकली 4 तरीके की चीजें होती है, ठीक है, 4 तरीके की चीजें होती है। एक, इसके अंदर हमेशा बेटा प्रोडक्टिविटी होती है। जो इकोसिस्टम होता है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, और इसके अंदर 4 फंक्शन होते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी जिसकी भी डेथ हो गई उसको दोबारा से मिट्टी के अंदर मिलाते हैं। दूसरा बेटा, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता रहता है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, इसके अंदर हमेशा एनर्जी फ्लो होता रहता है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट है उनकी बेटा साइकिलिंग हमेशा चलती रहती है। बेटा मेरे पास 4 चीजें होती है इकोसिस्टम की जो बिल्कुल नेसेसरी होती है। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। ये चीज आप जरूर लिख लेनी है, क्या क्या चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है, एक एक तो न्यूट्रिशन, ठीक है, एक न्यूट्रिशन, दूसरा न्यूट्रिशन हमेशा जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा एनर्जी फ्लो हमेशा होती रहेगी, डीकम्पोजर्स होने जरूरी है और प्रोड्यूसर्स होना जरूरी है। तो बेटा ये 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम के, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो इकोसिस्टम होता है बेटा, इसमें जो स्पीसीज कंपोजिशन होती है बेटा, वो मैक्सिमम से मिनिमम हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम हो सकती है। तो इसके अंदर बेटा मैक्सिमम जो होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जो स्पीसीज कंपोजिशन होती है मैक्सिमम होती है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और मिनिमम होती है बेटा डेजर्ट में, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है मेरे पास एनर्जी, मास एंड ट्रॉपिक लेवल। इससे पहले मैं आपको थोड़ी एक चीज और बता देता हूँ। एक होता है बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बेटा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है बेटा, उसमें बेसिकली जो हम कंसीडर करते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है बेटा, इसके अंदर बेटा जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये तो क्या क्या होते हैं, वाटर, ठीक है, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और लाइट। अगर बेटा ये सारी चीजें नहीं हुई तो बेटा इसके अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारी चीजें जो एबायोटिक फैक्टर्स है ये सही सही हुई तो क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो हमारे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। उसके बाद बेटा जो बायोटिक होते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, एल्गी आती है बेटा, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर की तरह जो काम करती है, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद बेटा जू प्लैंक्टन्स,
ठीक है, जू प्लैंक्टोन्स, फिश आ गई, ठीक है, फिश आ गई। और डिकम्पोजिशन जो होता है बेटा वो सोइल के अंदर ही इनका होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में, किसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू। कौन सी एनर्जी बेटा, रेडिएंट एनर्जी जो कि सनलाइट से आती है। तो इसमें बेसिकली होते क्या है, एक ऑटोट्रोप्स होते हैं, उसके बाद हीटरोट्रोप्स आते हैं, ठीक है, हीटरोट्रोप्स आते हैं, उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है और वापस से ये हमारा दोबारा से लैंड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी प्रोडक्टिविटी की। तो बेटा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है बेटा जितना भी अमाउंट जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट से। आपको पता है कि जो सनलाइट होती है वो अगर मान लो 100% सन से आ रही है, उसका 50% अर्थ के पास पहुंचते हैं और 50% में से 2 से 10 जो परसेंट होती है वो प्लांट जो होते हैं वो यूज करते हैं। अब इससे जो एनर्जी बनाई उसने वो हो गई उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। और मैं इसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देता हूँ। लेकिन बेटा कुछ ना कुछ तो इसने यूज करी होगी। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए, अगर मान लो मैं 20 रुपए यूज कर लेता हूँ और 80 रुपए दे देता हूँ, तो मैंने दूसरों को कितने दिए, 80 दिए ना। तो इसी तरीके से प्लांट से हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी, वो होती है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बेटा जो प्रोडक्टिविटी होती है ना उसको हम बेसिकली किसके थ्रू, यूनिट होती है जो कि क्या होती है, ग्राम पर मीटर पर ईयर, ठीक है ना, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये चीज ध्यान रखनी है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और ये तो हो गई बेटा, एक होती है जीपीपी क्या होती है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आई, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई, आपने उसको सबको यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसने खुद यूज कर ली, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो अगर प्लांट खुद यूज कर लेता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है बेटा। इसके लिए एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा एक फॉर्मूला, G = N-R। G का मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, N मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस R क्या है कि जितनी उसने यूज की, ठीक है। NPP = GPP -R, ठीक है। तो जो GPP -R होती है वो बेसिकली क्या दिखाती है, हमारी GPP -R क्या दिखाती है कि हमारे पास क्या है, ये NPP। और बेटा हर एक लेवल पे, जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास से गोट और गोट से लोयन, ग्रास के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए से 80 रुपए उसने दे दिए, ठीक है। 80 रुपए में से गोट ने 40 रुपए दे दिए, तो गोट ने कितने यूज किए, 40, और प्लांट ने कितने यूज किए, 20। तो बेटा आप एक चीज देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे हमेशा जो पैसे हैं वो बढ़ाए हैं यूज करने के, ठीक है। प्लांट ने 20 रुपए यूज किए थे और गोट ने 40 रुपए यूज किए। तो बेटा ये जो खुद एनर्जी यूज कर लेते हैं, जो आर की वैल्यू होती है जो खुद यूज कर रहे हैं, वो बेटा अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लो प्लांट है, वो उनको कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वो स्टैटिक रहते हैं, ठीक है, इसलिए आगे का जो लेवल है उस पर काफी एनर्जी पहुंच पाएगी, ठीक है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मान लो गोट हो गई, लोयंस हो गया, तो हर एक लेवल पे बेटा जो खुद के पास एनर्जी ज्यादा रखेंगे, आगे जो है एनर्जी वो कम देंगे। इसलिए बेटा जो लेवल होता है वो हमेशा क्या रहता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो बेटा 4 चीजों पर डिपेंड करती है। एक कि कितने हमारे पास प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं। तीसरा न्यूट्रेंट सॉइल के अंदर अच्छे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना बेटा कि जो प्रोडक्टिविटी होती है इस वर्ल्ड की जो प्रोडक्टिविटी है उसका बेटा अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि 170 अगर मैं ये कहता हूं कि 170 बिलियन जो है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सारी चीजें कि 170 बिलियन अगर टोटल प्रोडक्टिविटी है इस एनवायरनमेंट की, तो बेटा उसकी केवल 55%
उसकी केवल 170, अगर मान लो 170 बिलियन टन जो है एनर्जी, जो प्रोडक्टिविटी है वो है, तो उसकी बेटा केवल 55 मिलियन टन जो है वो सी में होती है, और बाकी जो बची हुई है वो हमें टेरेस्ट्रियल से प्रोडक्टिविटी मिलती है। अब आप खुद ही सोचो, जब 70% हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है तो इतनी कम प्रोडक्टिविटी क्यों होती है? इसके बेटा रीजन ये है, क्योंकि एक तो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफी स्मॉल स्मॉल होते हैं सी के अंदर, वाटर के अंदर। दूसरा, नाइट्रोजन जो होती है बेटा वो भी लेस होती है, तो इसलिए क्या होता है बेटा कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं। आज हमने किया है प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की है। ठीक है, और मैंने बताया कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एक्वेटिक इकोसिस्टम।